चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना। देखिए, भूगार्भिक संरचना में बेसिकली हमको जानना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको उसको पहले बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे क्या क्या है कैसा है ना। देखिए, कोई भी जगह रहता है, ठीक है, उसका उस पर्टिकुलर जगह का भूमि के अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर जगह क्या भूमि के अंदर क्या है वो हमको जानना रहता है। अब भूमि के अंदर क्या मिलेगा? सबसे पहला चीज, अगर मान लो ये बिल्डिंग है, इसको बिल्डिंग को एक मिनट के लिए हटा देते हैं, यहां पे नहीं है ये बिल्डिंग, ये खाली समतल मैदान है। अब जमीन को खोदना चालू करेंगे, हमको क्या मिलेगा? कुछ दूरी तक हमको क्या मिलेगी? मिट्टी। मिट्टी से और नीचे जाएंगे तो हमको क्या मिलना चालू होगा? चट्टान, पत्थर मिलेगा। मान लेते हैं उस पत्थर को भी और खोदते गए हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि कितना भी कठोर चट्टान रहे, पत्थर रहे, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और नीचे जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, भूमि है, इसके अंदर में, इसके गर्भ में क्या है? कोई बताएगा? भूमि के अंदर में क्या है? क्या है? मैं बता रहा हूं, देखो, सबसे पहले तो आपको एक लॉजिक को मैं बता रहा हूं, जो आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो देखेंगे। और वो लॉजिक क्या है? आपका जो पृथ्वी है, ठीक है, आपका पृथ्वी कैसा है? इस प्रकार का पृथ्वी है, ठीक है। और ये पृथ्वी अलग अलग 3 लेयरों में बटा हुआ है। कितने लेयर में? 3 लेयर में। इस लेयर को कहा जाता है केंद्र। ये क्या है? इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रूड। क्या कहा जाता है? क्रूड। क्लियर है? इसके ऊपर में एक, यहां पे पूरा याद रखिएगा, क्रूड जो है वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सॉलिड का एग्जांपल बताऊं, एक आप मान के चलते हैं, छर्रा जानते हैं आप? छर्रा क्या क्या बनता है? लोहे का। तो बड़ा सा हम लोग एक ले लेते हैं छर्रा, ठीक है। तो आपका जो केंद्र है या क्रूड है, ये क्या है? किससे बना है? सॉलिड है, छर्रे की तरह। इसके ऊपर में ये जो लेयर है, ये लेयर, आप इसको मैं दूसरा कलर अगर कर दूं, ठीक है, ये जो लेयर है, ये वाला लेयर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। मेंटल क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो लावा होता है, गर्म लावा, लावा क्या होगा? तो जिसमें आपके लोहे, ठीक है, बाकी जो खनिज है, लोहे और बाकी खनिज, चट्टाने भी, इवन आपके कौन सी चट्टाने इतनी गर्म रहती हैं कि वो किस फॉर्म में रहेंगी? तरल रूप में। आप ध्यान दीजिएगा, आपका देखे होंगे वात्या भट्टी, जानते हैं? जैसे कोई मूर्ति बनाने वाला आता है तो वो क्या करता है, कोई धातु है उसको इतना पिघलाता है, इतना गर्म करता है कि वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। उसके बाद एक निश्चित संरचना जो भी रहेगी उसमें उस धातु को उड़ेल दिया जाता है, तब वो आकृति ले लेता है। देखे है ना ये चीज? वैसे ही हमारा जो ये बीच का मेंटल है, कौन सा चीज? मेंटल, वो क्या है? लावा है, ठीक है। और ऊपर को कहा जाता है भूपर्पटी। क्या? भूपर्पटी। इसी को हिंदी अंग्रेजी में कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है, इसमें हमारा जमीन है, समझिएगा। इस जमीन को हम लोग अगर क्रस्ट को खोदते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लावा मिलेगा। ज्वालामुखी उद्गार आप लोग सुने हैं नाम? क्या होता है ज्वालामुखी में? लावा बाहर निकलता है। कहां से निकलता है? नीचे से। तो नीचे में कोई आग जला के रखा था क्या, जो वो गर्म होके निकला? नीचे में ऑलरेडी क्या है? हमारे मेंटल में भरा हुआ है क्या? लावा। हमारे पृथ्वी के अंदर अभी भी क्या भरा हुआ है? लावा। और वो लावा यहां से, मान लो ये क्रैक हो गया, ये क्रैक हुआ तो यहां से निकलेगा ना ये, और ये निकलते निकलते ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और धीरे से क्या बना देगा? पहाड़ का शेप बना लेगा। और हम लोग जो देखते हैं लावा निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, बोलते हैं ना, वो लावा कहां से निकल रहा है? पृथ्वी के अंदर से। आप समझ पाए? ठीक है। तो भूगार्भिक संरचना में हम लोग पढ़ेंगे क्या? भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, और गार्भिक का मतलब होता है भूमि के अंदर, गर्भ में। भूमि के गर्भ में क्या है, उसकी संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का, भूगार्भिक संरचना, मतलब भूमि के अंदर की संरचना। अब भूमि के अंदर में हमको सबसे पहले क्या मिलेगा? तो मैं आपको बताया, पहले चीज मिलेगा मिट्टी ऊपर में, उसके नीचे जाएंगे तो दूसरा चीज मिलेगा चट्टान।
बेसिकली हमको चट्टान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करेंगे? छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना हो, भारत की भूगार्भिक संरचना हो, किसी का भी हम लोग भूगार्भिक संरचना पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या? चट्टान। अब चट्टान पहले पढ़ने का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। चट्टान अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा? चट्टान के ही अपक्षय अपरदन से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। जैसे अपक्षय अपरदन क्या होता है? मान लो एक ठो पत्थर लिया आप, उस पत्थर को क्या किए? ठोकते गए, उस पत्थर को क्या किए? ठोके, तो वो पत्थर धीरे धीरे क्या होगा? एक चूरा बनेगा, और वो चूरा धीरे धीरे समय के साथ साथ एक मिट्टी में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो चट्टान से क्या बना? मिट्टी। एक समय अंतराल में, ऐसा नहीं है कि आज पत्थर को तोड़े और कल मिट्टी बन गया, कई सौ साल में वो क्या बनेगा? वो पत्थर जो है वो मिट्टी बन जाएगा। क्लियर है? और इस मिट्टी में सिर्फ चट्टान नहीं रहते ना, मैं बता दूं, उसमें आपके पोषक तत्व भी मिलेंगे, ह्यूमस भी मिलेगा, और तब जाके वो क्या बनेगा? मिट्टी का रूप लेगा। लेकिन मुख्य रूप से वो क्या कहां से आया है? तो चट्टान से। चट्टान ही किसका रूप लेगा भविष्य में? किसका रूप लेगा? मिट्टी का। आप समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। दो ठो चट्टान लेते हैं। एक ठो चट्टान है चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर। चूना पत्थर पत्थर है ना, सफेद कलर का रहता है। एक दूसरा चट्टान लेते हैं कोयला। कोयला भी क्या है? चट्टान है। आप लोग अगर जानते हैं, ये लकड़ी वाला कोयले की बात नहीं कर रहा हूं, जो कोयला खनिज मिलता है ना। तो जो कोयला है वो काले रंग का है, और वो भी चट्टान है, पत्थर की तरह सॉलिड रहता है वो भी, ठीक है। और एक चूना पत्थर है, वो भी क्या है? चट्टान है, सफेद कलर का रहता है, वो भी सॉलिड रहता है। समझ पा रहे हैं? दोनों को मान लो हथौड़े से मारते हैं, कूचते हैं, उसके बाद उसका चूरा बना देते हैं, 50 साल वेट करते हैं, एक जगह पे रख देते हैं, धीरे धीरे उसमें हवा लगेगा, पानी लगेगा, अलग अलग वो होगा प्रोसेस, और वो जो काला कलर का वो चट्टान था वो एक मिट्टी का रूप लेगा, और जो सफेद कलर का चट्टान था वो मिट्टी का रूप लेगा। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताइए, दोनों का रंग अलग अलग था तो दोनों एक टाइप का मिट्टी बनाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए तो हमको मिट्टी में भी क्या मिलता है? वैरायटी मिलता है। कहां आपको देखने को मिलेगा? लाल दोमट मिट्टी, कहीं आपको लाल पीली मिट्टी, कहीं आपको लाल बलुई मिट्टी, कहीं आपको लैटेराइट मिट्टी, और कहीं काली मिट्टी। वो मिट्टी किससे बन रही है? चट्टान से। तो अलग अलग चट्टानों के अपक्षय अपरदन से अलग अलग प्रकार की मिट्टी बनेंगी। आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो पहला चीज हम लोग भूगर्भिक संरचना में क्या पढ़ेंगे? चट्टान के बारे में। क्लियर है? कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती हैं उसको। अब चट्टान पढ़ने से हमको किसका आइडिया हो जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक चट्टान का नाम ले लेता हूं, आग्नेय क्रम की चट्टानें। कौन सा? आग्नेय चट्टान, ठीक है। या अगर मैं नाम ले लेता हूं आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सा? आर्कियन। तो जो आर्कियन, कुछ अब छूटे नहीं है, बस यही डायग्राम बताया हूं, ठीक है। पृथ्वी जो है, इसको मैं एक बार आप दोनों के लिए बता दे रहा हूं। पृथ्वी को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पृथ्वी के अंदर में केंद्र जो सॉलिड रहता है, उसके ऊपर में मेंटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें क्या रहता है? लावा रहता है, माग्मा भरा रहता है, और ऊपर को कहा जाता है भूपरपट्टी या क्रस्ट, जिसमें हम लोग घर बनाए हैं, हम लोग चलते फिरते हैं, रोड बना हुआ है, अलग अलग जो देश हैं, इवन भूपरपट्टी के ऊपर में ही सारे महासागर हैं। मैं आपको बता दूं, आप समझ पा रहे हैं? महासागर से नीचे जाएंगे तो अंदर क्या मिलेगा आपको? गर्म लावा मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों ने दूध उबाला है अपने लाइफ में? कभी उबाले हो? ध्यान दीजिएगा, दूध जो है वो खौल रहा है, दूध खौल रहा है, धीरे धीरे दूध शांत होता है, उसका गर्म जो है वो धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ होता है, ऊपर में एक लेयर जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? याद नहीं आ रहा है? मलाई सब समझ गए? जो मलाई जमा है वो क्या है आपका? भूपरपट्टी। याद रखिएगा, ये जो मेंटल है ऊपर में जब ठंडा होगा तो एक लेयर जमाएगा ना, और वही लेयर क्या बना आपका? भूपरपट्टी। अभी भी अंदर क्या है? गर्म लावा है, और वो लावा क्या करता है? समय के साथ अगर इस भूपरपट्टी में दरार है तो वहां से ज्वालामुखी के रूप में वो लावा बाहर निकलता है। समझ पा रहे हो? कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, अंदर का ही मेंटल निकलता है, ऐसा नहीं ना कि नीचे में कोई मशीन लगा दिए हैं, लावा में नीचे से गरम गरम निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो जमीन के अंदर ही है, वहां से निकल रहा है वो। क्लियर है? अब ये जो लावा निकलता है, ये लावा गरम गरम निकलेगा, उसके बाद ऐसे बहते बहते ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। वही लावा जब ठंडा होगा तो अलग अलग चट्टान बनाएगा।
अंदर में मान लो यहां ये भूपर्त पट्टी के बीच में यहां पे कहीं पे ऐसे निकला और ठंडा हो गया। आप समझ पा रहे हो, जमीन के अंदर ही निकल के क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाया है, जमीन के अंदर में। हम लोग जमीन खोदते हैं तो वहां से चट्टान निकलता है ना, तो ये कौन सा चट्टान बनाएगा, तो याद रखिएगा आर्कियन चट्टान। कौन सा चट्टान, याद है रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या, इतना तक क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग विश्व भूगोल देखें, भारत भूगोल देखें, तो बेसिकली चट्टानों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। अभी ओवरव्यू बता रहा हूं ना, ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू चल रहे हैं हम लोग, उसके बाद डिटेल में स्लाइड में ही जाएंगे। जो चट्टानें होती हैं हम लोग उसको कितने भागों में बांटेंगे, चट्टान को 3 भाग में। पहला होता है क्या, आग्नेय, अंग्रेजी में कहा जाता है इग्नियस रॉक। पहला चट्टान कौन सा हो गया, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। दूसरा होता है अवसादी। क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। दूसरा होता है क्या, अवसादी, ठीक है, और सेडिमेंट्री कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा होता है रूपांतरित, रूपांतरित इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक। क्लियर है, 3 नाम देखे हम लोग, कौन कौन सा, चट्टान को कितने भागों में बांटे, 3 भाग में। अभी छत्तीसगढ़ में आएंगे तो और बांटेंगे, इन चट्टानों को फिर से अलग अलग विभाजन करेंगे। लेकिन बेस जो है चट्टान का, अगर वो चट्टान किससे बन रहा है, लावा से निकलकर ऐसे बना, तो वो पहला कौन सा चट्टान होगा, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्निस मतलब होता है आग, आपको पता होगा इग्निस का मतलब क्या होता है, आग, तो है ना। तो ऐसा चट्टान जो किससे निर्मित हो, आग से बना हो। लावा कैसा रहता है, गर्म रहता है ना। वहां अगर अपना मोबाइल भी फेंकोगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, पिघल के गायब हो जाएगा वहां से, उतना टेम्परेचर रहता है, 3000-4000 डिग्री सेल्सियस। यहां आदमी 50 डिग्री सेल्सियस में पसीने छूटते हैं, अभी वही हो रहा है ना। तो 3000-4000 में आपका मोबाइल का क्षमता रहेगा क्या, प्लास्टिक बॉडी का, वो पिघल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टाने, डायरेक्ट आपके ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा निकलता है उनके ठंडे होने से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टाने। अब ये जो आग्नेय चट्टाने हैं ये भी 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की, अब मान के चलते हैं, आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं, फिर उसको हम लोग टाइप को बताएंगे। अगर ये जमीन है, जमीन के ऊपर आ गया, जमीन के किसके आ गया, तो एक प्रकार का चट्टान होगा, और एक रहेगा जो जमीन के नीचे रहेगा, मतलब ऊपर नहीं आ पाएगा, अंदर में ही कोई गैप मिला, वहां पे फट के वो जो लावा है वो जमा हो गया, और वो धीरे धीरे समय के साथ ठंडा हो गया, और वहां एक क्या बना लिया, चट्टान। क्लियर है। अब मान के चलते हैं जो अंदर में ही रह गया, ऊपर नहीं आ पाया, उसको क्या बोलेंगे, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी। और जो बाहर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बहिर्भेदी, मतलब बाहर आ गया। ठीक है, इंस्ट्रक्सिव और इंट्रक्सिव कहा जाता है, 2 अलग अलग है, एक्सट्रसिव और इंट्रक्सिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, कि हो क्या रहा है, एक अंदर में ही जम गया और क्या चट्टान बनाया, आग्नेय चट्टान, तो उसको अंतर्भेदी बोले। और जो बाहर आ गया, मतलब सतह के बाहर आ गया, बाहर में निकलता है ज्वालामुखी से, कई ऐसे लावा हैं जो अंदर ही जम जाते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, तो वो कौन से होंगे, अंतर्भेदी। अच्छा, इसमें आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या आग्नेय चट्टानों में आपको कोई भी जीवाश्म मिलेगा, फॉसिल्स, क्यों नहीं मिलेगा। अगर कोई फॉसिल आता भी है, मान लो वहां पे एक तो मच्छर उड़ के पहुंच गया, तो इतना टेम्परेचर है कि वो फॉसिल वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो निपट जाएगा तुरंत। ठीक है, उसका बॉडी जो भी रहेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, जल जाएगा, कार्बन में बदल जाएगा। तो इसलिए आग्नेय क्रम की चट्टानों में हमको कोई भी फॉसिल या फिर जीवाश्म नहीं मिलता। पहला फैक्ट आपको समझ आया। दूसरा चीज, आग्नेय क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये डायरेक्ट लावा के ठंडे होने से बनी हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्ट लावा जब ठंडा हो जाता है तो वो बहुत कठोर चट्टान बनता है। कैसा चट्टान बनता है, अब इसका एग्जांपल आपको एक ठो दे देता हूं, आग्नेय क्रम की चट्टानें। ग्रेनाइट आप नाम सुने हैं, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं बोल रहा हूं, ग्रेफाइट कोयले से वो रहता है ना उसका, तो ग्रेफाइट नहीं, कौन सा, ग्रेनाइट, मार्बल जो यूज करते हैं, पत्थर, हाँ, वो क्या है, आग्नेय क्रम का चट्टान है। याद रहेगा,
अब उससे लिंक करें और एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं एक बेस एग्जाम्पल बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे हमेशा। वो कैसा रहता है? कठोर रहता है, इसलिए उसको यूज करते हैं, जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, दानेदार रहता है, ध्यान दीजिएगा ग्रेनाइट का डिजाइन ही उसका वो है ना, अलग अलग डॉटेड डिजाइन रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि लावा वैसी लेयर में जमा हुआ है और उसको फिर वो लोग कट करते हैं। वैसी फ्लैट वो जमा नहीं रहता ना, उसको मशीन से क्या किया जाता है? कट किया जाता है आपका। क्लियर है? आग्नेय चट्टाने समझ आई क्या? ये किससे बना है? डायरेक्ट आपके लावा से, माग्मा से। ठीक है, दूसरा आता है अवसादी, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट मतलब क्या होता है? अवसाद मतलब क्या होता है? आप लोग बता पाएंगे? हाँ देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, मान लेते हैं ये कमरा है। ठीक है, हम लोग 200 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 200 साल पहले ये कमरा है। अब इस कमरे को कोई नहीं आ रहा है यहां पे, पूरा ये कमरा बंद है मान लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ इसमें क्या जमेगा? धूल जमेगा। अच्छा, धूल जमेगा। पता चला कि मैं किसी दिन यहाँ पे कोई चॉकलेट खाया था, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ गिरा हुआ था, 200 साल पहले ना, अभी का नहीं बता रहा हूं। अब वो धूल जम रहा है, लेकिन चींटी को एक ठोक पता चल गया, उस चॉकलेट को खाई। ठीक है, और संयोग से चींटी को शुगर का बीमारी था। किसका बीमारी था? वो चॉकलेट खा के चींटी मर गई, यहीं पे मर गई। धीरे धीरे साल दर साल यहाँ और डस्ट जमते जाएंगे, लेयरिंग होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? 200 साल बाद लगभग इतना मोटा लेयरिंग हो जाए रहेगा। क्लियर है? अब ये लेयरिंग जो है इतने साल से जम रहा है कि वो ठोस हो गया है, सॉलिड हो गया है, पत्थर की तरह। अभी यहां ऊपर में बता रहा हूं वो दूसरा प्रोसेस है, लेकिन अवसाद क्या होता है उसको बता रहा हूं, सेडिमेंट। तो जो अवसादी चट्टाने होंगी वो कैसी मिलेंगी हमको? लेयर बाय लेयर, क्योंकि कई साल में बनी है वो। और बीच में हमको क्या मरा मिला है? चींटी, मतलब जीवों का अस्म, जीवाश्म बोला जाता है। ठीक है, फॉसिल जो है वो चींटी का फॉसिल 200 साल पुराना चींटी हमको मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म। वो भी किस में मिलेगा? अवसादी में। चूंकि यहां पे टेम्परेचर तो हाई नहीं है ना, लेयरिंग बाय लेयरिंग बना है ये, यहां टेम्परेचर बढ़ा है क्या, तो चींटी यहां सर्वाइव करेगा ना, उसका बॉडी। आप समझ पाए? तो अवसादी चट्टाने वे चट्टाने होंगी जिसमें क्या मिलेगा हमको? जीवाश्म मिलेगा, लेयरिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बताया, लेयर समझ आ रहा है ना? चूना पत्थर आप लोग देखे हैं, एक्चुअल चूना पत्थर, वो कैसा रहता है? लेयर बाय लेयर रहता है। कोयला अगर देखे होंगे तो वो भी कैसा रहता है? लेयर बाय लेयर रहता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक लेयर के ऊपर में फिर एक ठो लेयर रहेगा, फिर उसके ऊपर में एक ठो लेयर रहेगा, इस टाइप का वो बना रहता है। तो वो कैसी चट्टाने होंगी? अवसादी चट्टाने होंगी, जो लेयर में होंगी और जिसमें क्या मिलेगा? जीवाश्म मिलेगा। क्लियर है? अब अगला आता है रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक। ठीक है, रूपांतरित चट्टाने कैसी चट्टाने होंगी? नाम से क्लियर है, रूपांतरित मतलब अपना रूप वो बदल चुकी हैं, अपना कायांतरित बोलते हैं, अपना काया वो चेंज कर चुकी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं अवसादी चट्टान, एक ठो चूना पत्थर। समय के साथ क्या होता है? तापमान और दाब, दो चीजें आती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, कौन कौन सा चीज? प्रेशर। ठीक है, और ये बात घटना मैं जो भी बता रहा हूं कई सौ साल चलता है। ऐसा नहीं कि आज मान लो चूना पत्थर एक ठो लिए, उसको 10 किलो का, उसके ऊपर में इतना छोटा चूना पत्थर है, 10 किलो का बाट रख दिया, नीचे से गर्म कर दिया, बोलोगे अगले दिन सुबह संगमरमर बन जाए, तो बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। समय के साथ धीरे धीरे तापमान और दाब, इन दोनों के प्रभाव से जो आपकी अवसादी चट्टाने हो या आग्नेय चट्टाने हो, ये अपना रूप बदल देती हैं और एक नए प्रकार की चट्टान बनाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। चूना पत्थर, चूना पत्थर समय के साथ धीरे 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 अपना रूप बदलता है। समय में आपका ताप और दाब दोनों रहेगा और क्या बनाता है? संगमरमर। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर के रूपांतरित होने के बाद। क्लियर है? संगमरमर जानते हैं ना? ठीक है, तो रूपांतरित चट्टाने कैसी चट्टाने होंगी? जो अपना रूप बदल चुकी हैं। ठीक है, अपना काया बदल चुकी हैं। कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, स्टार्ट करें फिर। बेसिक ओवरव्यू हो गया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से भी आएंगे हम लोग, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टाने। ठीक है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टाने,
कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके अलावा क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। सारा चीज हम लोग देखेंगे। पहले ओवरव्यू हम लोग समझते हैं भूगर्भिक संरचना या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, देखिए भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य किसी क्षेत्र के धरातल के नीचे स्थित चट्टानों, खनिजों, सेल समूहों तथा उनकी बनावट, आयु, वितरण और व्यवस्था से होती है। मतलब ये भूमि के गर्भ में कैसा कैसा है। भूगर्भिक का अर्थ मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, भूमि के नीचे, भूमि के गर्भ में कैसी संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी के अंदर चट्टानों की रचना और उनकी क्रम ही भूगर्भिक संरचना कहलाती है। किसके बाद क्या आएगा आपको पता होगा, जैसे हम लोग एक मिट्टी जब पढ़ेंगे, मृदा सॉइल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या पढ़ते हैं, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल को हम लोग एक मिट्टी को वर्टिकली ऐसे काटते हैं, वर्टिकली ऐसे खोदते जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा ऊपर में जो सबसे उपजाऊ भूमि रहता है, जिसको ह्यूमस युक्त हम लोग बोलते हैं। ह्यूमस जानते हैं आप लोग, पौधे के वृद्धि के लिए, विकास के लिए अच्छा रहता है वो मिट्टी। उसके नीचे नॉर्मल मिट्टी मिलेगा, उसके नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उसके नीचे जाता है बेड रॉक मतलब चट्टान। तो बेसिकली जो है यहां नीचे जाते जाएंगे तो ये मान लो मिट्टी है तो इसके नीचे चट्टानें मिलती जाएंगी। समझ पा रहे हैं? हाँ, बेड रॉक सबसे नीचे रहेगा, उसके नीचे फिर आपको याद आएगा ना, आपका भी बेड रॉक जो है वो क्रस्ट का खेल है। क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल में क्या मिलेगा, लावा ही मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? और देखिएगा आपका जो मलाई का ही कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, मलाई जो है वो दूध से भारी रहता है फिर भी ऊपर में ही तैरता है। सेम हमारा देखें जो मेंटल है वो अंदर है, हमारा पृथ्वी का मेंटल जो है वो क्या है, भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट के अंदर है। तो हम लोग डूब जाने चाहिए ना लावा में, पूरा पृथ्वी ऐसे धंस जाना चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? और आपको बता दूं जो भूपरपट्टी या क्रस्ट की मोटाई है, जो मलाई का मोटाई है ना 200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। क्लियर है? ये जो मलाई जमी है हमारी भूपरपट्टी वाली, इसकी लंबाई जो ऐसा लंबाई है वर्टिकल, वो कितना है? 200 किलोमीटर। आपको लगता है 200 किलोमीटर अचानक से धंस जाएगा? कई बार होता है अंदर में, और उसके कारण आता है कौन सा चीज? भूकंप। इतना बड़ा है, थोड़ा मोड़ा धसेगा तो वो भूमि ही कांपेगा ना, ऊपर का लेयर हिलता है बस। हाँ, लेकिन उसके ऊपर में कोई स्ट्रक्चर आप बनाए हो, कोई बिल्डिंग बनाए हो, तो उसके चक्कर में वो धस जाता है, गिर जाता है। आप समझ पाए? ठीक है। अब देखिए किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों, खनिजों और उनके निर्माण, आयु, विस्तार और विन्यास के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं भूगर्भिक संरचना से क्या जानकारी मिलती है। इससे हमको किस चीज की जानकारी मिलेगी? पहला चीज मैं आपको बताया, किसकी जानकारी मिलेगी? कौन कौन से प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, जैसे आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इसका जानकारी मिलेगा। इसके अलावा हमको चट्टान की आयु, कौन सी चट्टान सबसे पुरानी है, कौन सी चट्टान सबसे नई है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग, तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे पुरानी है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और आपके जो दक्कन ट्रैप वाली चट्टानें हैं, लमेटा चट्टान बोलते हैं जिसको, वो सबसे नई है। ठीक है, तो हम लोगों को भूगर्भिक संरचना से ही पता चलता है कि कौन सी चट्टान पुरानी है और कौन सी नई है। अब पुरानी और नई को हम लोग जान के क्या करेंगे? जितनी ज्यादा पुरानी होंगी, ठीक है, वो चट्टानें तो पॉसिबल क्या है कि वो चट्टानों के अपक्षय पदार्थ से दूसरी चट्टानें अवसादी चट्टानें बनेंगी। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 50% पाई जाती है। पूरे आधे छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें? आर्कियन सबसे ज्यादा वही पाया जाता है, सबसे पुराना चट्टान है। ठीक है, उसके अपक्षय पर्दन मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, समय के साथ क्या होता है, चट्टान धीरे धीरे, आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने लाल वाला चट्टान देखा है गांव में जो रहता है, मतलब बोर खुदाई करते हैं तो देखिएगा एक लाल कलर का अलग से चट्टान निकलता है, वो पानी में आपका भीगता है, उसके बाद उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो धीरे धीरे अपने आप वो चट्टान टूटने लगता है। आप ध्यान दिए, चट्टान गर्म है, उसके ऊपर में पानी पड़ता है, समय के साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप करो, जो धीरे धीरे वेदर के कारण धीरे धीरे क्या होता है, वो चट्टान टूटने लगता है। इतना बड़ा चट्टान है, पानी पड़ता है, धूप पड़ता है तो क्रैक होना चालू होता है,
और धीरे 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 समय के साथ वो एक डस्ट में बदल जाता है, होता है। ठीक है, तो उस चट्टान का वो क्या हो गया, अपक्षय और अपर्दन। उस चट्टान का क्या हुआ, क्लियर है। उसी प्रोसेस में हमारा अपक्षय और अपर्दन होता है तो अलग नया प्रकार का चट्टान बनता है। उस चट्टान का फिर से क्या होगा, लेयरिंग होगा। और ये लेयरिंग आपको मैं बता दूं कि ऐसे एक दिन का नहीं है ना, कई सौ सालों की घटना से बनता है, क्लियर है। इसके अलावा हम लोग को आपके जो चट्टान रहते हैं उन्हीं से पता चलता है कि हमारे यहाँ कौन सी खनिज होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक चट्टान का नाम है, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान, धारवाड़। आगे पढ़ाऊंगा मैं चट्टानों के बारे में। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, ध से धारवाड़, ध से धात्विक खनिज। धातु अर्थात जैसे कि आपका क्या होगा, लोहा होगा, जैसे कि आपका क्या होगा, टीन होगा। ये क्या है, धातु है ना। जैसे कि आपका सोना होगा। सोना कहाँ मिलेगा, जहां धात्विक खनिज मिलेगा। और धात्विक खनिज किसमें मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कौन से क्रम की, गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, जैसे हमारा कोयला का क्षेत्र देखेंगे, सोनहट, चिरमिरी, भरतपुर, अलग अलग है ना, कोरबा है, गेवरा है, दीपका है, कुसमुंडा है, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, कोयला के लिए जाने जाते हैं। और ये कोयला जो है वो कहां से मिलता है, कोयले की खानों से। कोयले की खानों में क्या निकाला जाता है, पत्थर है ना, वो कोयला पत्थर है, मैं आपको बता दूं, खनिज है। उसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं पावर प्लांट में, लेकिन वो बेसिकली क्या है, एक चट्टान है। आप समझ पा रहे हैं। तो चट्टानों के अध्ययन से हमको खनिज संपदा के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, चूना पत्थर क्या है, चट्टान है। बॉक्साइट क्या है, चट्टान है। कोयला चट्टान है। आपका आयरन ओर, लौह अयस्क जो है वो चट्टान है। आयरन ओर को फिर हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं और उसके बाद वहां से क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं। यही होता है ना। ठीक है, अगला होता है भू आकृतियों का निर्माण। हमारे भूगर्भिक संरचना से डिसाइड होता है कि कैसे पर्वत बनेंगे, कैसे पठार बनेगा, कैसे घाटियां बनेंगी, कैसे मैदान बनेगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपको पता है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं भारत दुनिया में, 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं। और वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखा है, आइस एज। आइस एज नाम की मूवी देखी है, देखिएगा घर में जाके, ट्रेलर उसका सर्च कीजिएगा, आइस एज का ट्रेलर, या फिर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसके माध्यम से वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपको समझ आ जाएगा। ये वही चीजें हैं जो मैं अभी आपको समझाया। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि आपका भूगर्भिक संरचना से भूमि की प्रकृति डिसाइड होती है, मृदा का प्रकार आपको पता चलता है, क्योंकि जैसा टाइप का चट्टान रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, मिट्टी, सॉइल बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा चट्टान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, खनिज। लोहा बिलासपुर में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वैसे प्रकार की चट्टान बिलासपुर में नहीं है। कोयला बिलासपुर में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वैसी प्रकार की चट्टान बिलासपुर में, चट्टान डिसाइड करेगा ना कि कौन सा खनिज किसमें मिलेगा। यहां अलग प्रकार की चट्टान है। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ की अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है वो गोंडवाना लैंड के भारतीय प्लेट का हिस्सा था। आपको पता होगा, थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, तो जो विश्व जितना बड़ा है अभी, वो एक पहले एक पूरा धरती हुआ करता था, जिसको क्या कहा जाता था, पैंजिया। समय के साथ साथ क्या हुआ, उस 2 टुकड़ों में बढ़ गया। 2 टुकड़ों में क्या हो गया, एक को ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। बेसिक है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं, आप भारत का उदय कैसे हुआ उसके बारे में, है ना। थोड़ा सा अगर मैं उसके ऊपर जाऊं, इसको हम लोग प्ले करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है, एक मिनट ना, साउंड का नीड नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हो क्या रहा है।
ये पूरा हमारा जितना कॉन्टिनेंट है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, वो सारे मिलके क्या एक आकृति बनाते हैं, एक भूमि बनाते हैं, एक टोटल लैंड। सब लोग जुड़े रहते हैं जितने 7 महाद्वीप हैं, और ये जो आकृति बनती है इसी को क्या कहा जाता है, ये आकृति को पेंजिया। ठीक है, अब धीरे से समय के साथ साथ ये पेंजिया में धीरे से दरार होना प्रारंभ हो जाता है, अलग अलग भागों में ये पेंजिया जो है वो टूटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और ये हमारा इंडिया, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया, नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, ये इंडिया धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से क्या होगा, उत्तर की ओर बहेगा, उत्तर पूर्व। किसमें बहेगा, उत्तर पूर्व, इधर जा रहा है। आप ध्यान देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सब इधर, तो ये हमारा इंडिया जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, और यहाँ पे टकराता है किससे, यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, यूरोप और एशिया वाला प्लेट को यूरेशियन प्लेट, और टकराने के बाद अभी का जो वर्तमान कौन सा, ये वाला मैप हम लोग का रेडी होता है। आप लोग को पता होगा ये मेडागास्कर पहले इस साइड था, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट होते जा रहा है, उन लोग की दूरी क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा हमारा जो भारत है, चूंकि भारत में ही क्या है, छत्तीसगढ़ है, भारत में ही कौन सा देश है, राज्य है, छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। आप समझ पा रहे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं मान लो चाइना, चाइना किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड, वो यूरेशियन प्लेट है, तो वो अंगारा लैंड वाला यूरेशियन प्लेट है, जबकि भारत जो है ये नीचे से गया है, और ये किसका, गोंडवाना लैंड का है। क्लियर है क्या। अब देखिए उसके कारण टकराएगा तो हमारे भूमि में 3 प्रकार की आकृति बनेंगे। कितनी आकृति, पहला आकृति आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत या फिर माउंटेन। क्लियर है क्या। बीच में ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पठार, प्लेटू, और नीचे यहां पे दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल जो है, फ्लैट जो है, इसको बोलेंगे मैदान। 3 भू आकृति देखें, कौन कौन सा, पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। क्लियर है। माउंटेन क्या होंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए ये सबको हम लोग नापते किससे हैं, तो समुद्र के सतह से। मैं आपको बताया था समुद्र सतह ये है, और दुनिया में हर जगह समुद्र का सतह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहीं से हम लोग हाइट मेजर करते हैं, समुद्र सतह से इतना मीटर, समुद्र सतह से इतना मीटर। अगर मैं आपको बोलूं हिमालय पर्वत की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, K2 गार्डविन आस्टिन जो है उसका कितना है, 8,611 मीटर। मेरे कहने का तात्पर्य है वो मीटर क्या नीचे में फीता रखे थे और ऐसे नापे, टेप पकड़ पकड़ के गए क्या, किससे नापे हम लोग, समुद्र सतह से। ठीक है, जो आपका सी सरफेस है, सरफेस ऊपर का, वहां से हम लोग उसका हाइट मेजर किए। क्लियर है क्या। ठीक है, तो पहला आकृति हम लोग समझते हैं कौन सा, पर्वत या माउंटेन होते क्या है। पहला चीज आप लोग पर्वत में याद रखिएगा, पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है, और आधार जो होता है वो ऐसे ही जाता है पर्वत। बेसिकली हम लोग यही मान के चलते हैं। ठीक है, या आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। पर्वत निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। आप लोगों को याद होगा अभी ये अरावली वाला जो केस चल रहा था, क्या सिली टाइप का वो लोग डिसाइड कर दिए, मतलब आसपास के क्षेत्र से इतना मीटर अगर कम है तो पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नॉर्मली हम लोग जितना पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग किससे मेजर करते हैं, सी सरफेस से, उससे मेजर करें। ये लोग क्या मेजर कर रहे हैं, आसपास से। उसके चक्कर में पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे एक तो इतना बड़ा आकृति बना देते हैं, ठीक है, वो आकृति क्या लगेगा, छोटा तो है, लेकिन नीचे से देखो ना वो कितना ऊंचा है। आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगला इसमें अगर जाने कि जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अगर कम है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1000 मीटर से ऊपर है तो क्या बोलेंगे, पर्वत, और 1000 मीटर से कम है तो बोल देते हैं लेकिन फलना पर्वत। लेकिन अगर 1000 मीटर से कम है तो उसको पहाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है भूगोल में। ठीक है, क्लियर है क्या। माउंटेन ही बोलेंगे, हिंदी में बस नाम चेंज हुआ है। ठीक है, और अलग अलग जो श्रृंखला रहती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, एक तो पहाड़ी यहाँ है, एक तो पहाड़ी यहाँ है, पहाड़ी यहाँ है, ऐसे ऐसे करके कई 100 किलोमीटर फैली है, तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। छोटी छोटी ही सही पहाड़ियों की, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला,
क्या है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय माउंटेन रेंज है वो, क्योंकि वो है ना, उसमें बहुत सारे आपके पीक मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग माउंटेन मिलेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो माउंटेन एक पर्वत को बोलेंगे, और माउंटेन रेंज जो है वो एक सीरीज में रहेगा। हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला। क्लियर है क्या? पर्वत समझ आया, माउंटेन बेसिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है क्या, पठार या प्लेटू। पठार जो है ये ऊपर उठी हुई और समतल भूमि होती है। पर्वत में आप ध्यान से देखेंगे तो एक शिखर होगा, कोई भी अलग अलग, जैसे अफ्रीका में किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, ये उसको उसमें जाकर झंडा लगा के आते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में झंडा लगा के आते हैं। तो जितना भी पर्वत है उसका एक क्या होगा, शिखर होगा, वहीं तो झंडा गाड़ेंगे ना, ठीक है। लेकिन प्लेटू में ऐसा नहीं होता, पठार में ऐसा नहीं होता। पठार ऊंचा जरूर रहता है, लेकिन उसके ऊपर में शिखर नहीं होता, वो फ्लैट समतल जमीन होता है। क्लियर है? साइड साइड से क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा, पर्वत टाइप। पठार के ऊपर से देखोगे नीचे तो क्या लगेगा, उधर गड्ढा है, लेकिन वास्तव में क्या है, पठार ऊंचा है, उधर समतल है, गड्ढा नहीं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा ऊपरी भाग मेज के समान समतल होता है। अगर हम लोग देखें तो इस टाइप का, ये जो है देखिए आपको क्या लग रहा है, नीचे से देखोगे तो कैसा लग रहा है, पर्वत है टाइप। नीचे से अगर देखोगे तो ये इतना हाइट है, ये तो पर्वत है। लेकिन अगर आप ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको समझ आएगा कि ये पर्वत नहीं है, ये क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए एक नाम बता देता हूं, छोटा नागपुर का पठार, सुने हैं आप लोग, सुने हैं ना। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर बता चुका हूं स्टार्टिंग में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्षेत्र जो है, इवन आपको पता होगा दुनिया का छत किसको कहा जाता है, दुनिया का छत, नहीं इंडिया में है ही नहीं, वो चाइना में है, ठीक है। वो 5000 मीटर उसकी हाइट है उस पठार की, वो प्लेटू है। हाइट कितना है, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे पर्वत का हाइट कितना है, अगर हम लोग चलो मान लेते हैं गौरलाटा 1225 को, या नंदीराज का अभी नया जो डेटा दिए हैं 1300 भी मान लेते हैं, चलो 1275 को हम लोग कितना मान लेते हैं, 1300 मीटर ऊंचा है हमारा सर्वोच्च शिखर। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं उस प्लेटू का, वो 5000 मीटर ऊंचा है, हमारे सर्वोच्च चोटी से 3 गुना ऊंचा, और वो क्या है, फ्लैट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विश्व का छत। उतना हाइटेड है ना वो, आप समझ पाए, क्लियर है क्या। तिब्बत का पठार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी ढाल क्या होती है, खड़ी होती है, इस टाइप का वर्टिकल। आपके दिमाग में इमेज बन पा रहा है क्या, पर्वत कैसा होगा, पठार कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए पठार की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल 5000 मीटर का दिखा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं फैक्ट बता रहा हूं वो सारी चीजें आप लोग सर्च कीजिएगा, क्रॉस चेक एक बार अपने से, ताकि वो और ज्यादा सॉलिड हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला होता है प्लेन या फिर मैदान। प्लेन या मैदान क्या होंगे, समतल होगा, आपका पठार भी समतल ही था ना, लेकिन वो हाइटेड था। इसमें याद रखिएगा मैदान जो है अपनी निकटवर्ती समुद्र सतह से 160 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान आप लोग सुने होंगे, 200 मीटर 250 मीटर ऊंचा है ना, ठीक है। कम ढाल होने के कारण इन क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह जो है वो कम हो जाता है। जैसे हिमालय से जो नदी निकल रही है, ठीक है, उसका स्पीड कैसा रहेगा, स्पीड में रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्लैट में आते हैं तो स्पीड कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, होगा ना। आप लोग फिसल पट्टी यूज किए हैं बचपन में, फिसल पट्टी में ऊपर से आते हैं तो स्पीड आपका जितना इंक्लाइन रहेगा उतना स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर उसी को मैं बोलूं यहां बैठो और फिसल के दिखाओ, तो पॉसिबल है क्या। समतल में आपका नदी भी क्या होगी, धीरे बहेगी, ठीक है। सागर की ओर बढ़ते जाने पर इनके ढलानों में क्रमशः कमी होती जाती है, और उसके कारण जो नदी अपने साथ क्या पकड़ कर लाया रहती है, कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ, उन सेडिमेंट को वो क्या करती है, साइड साइड में डिपॉजिट करना चालू कर देती है, और जिसके कारण क्या बनता है, डेल्टा बनता है ना। नदियां अपने साथ जो बहा के लाई रहती हैं उसको छोड़ देती हैं साइड साइड में, क्योंकि उनका स्पीड क्या हो जा रहा है, स्लो, उसको ढकेल नहीं पाती। मान लो एक लकड़ी का
इतना बड़ा वो है तो उसको अभी यहाँ मान लो अरपा नदी में हम लोग डाल देते हैं तो वो अरपा बहा पाएगी? अभी अभी बरसात में नहीं बोल रहा हूं, पानी ही नहीं है, मैं वही बता रहा हूं, तो वो उसको ढकेल पाएगी क्या? लेकिन अगर अच्छा खासा पानी गिरा है तो बहुत बड़ा पेड़ भी रहेगा तो उसको बहा के ले जाएगी, अच्छा खासा पानी है तब, मैं बता रहा हूं, आप समझ पाए? तो नदी में बहाव भी जो होती है वो डिसाइड करती है कि वो उसका ढलान कैसा है। ठीक है, किसी मैदान की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैदान। ठीक है, ये नदी है आपकी, क्लियर है क्या? पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की संरचना में आपको जो बताया था बेसिक कोर है, याद आया? इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटर, अपर मेंटर। ठीक है, इसके अलावा एथिस्नोस्फेयर, लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। इस ओशनिक क्रस्ट के ऊपर में हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है, क्लियर है? जितना हम लोग देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट, ये वाला लेयर बस इधर उधर होते रहता है, बाकी इधर हाँ प्लेट टेक्टोनिक इसमें होती है, टकराहट इसमें होती है, ये सब क्या है? सॉलिड है पहले से। ध्यान रखिएगा लोअर मेंटल, माफ कीजिएगा, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, इन सब में क्या भरा हुआ है? लावा, माग्मा, क्लियर है? ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, जो क्रस्ट या भूपर पट्टी होती है इसका थिकनेस कितना है? 5 से 70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? ठीक है, उसके बाद मेंटल जो है ये देखिए 2900 किलोमीटर तक। आउटर कोर कितना है? 5150 किलोमीटर। इसी कोर के कारण हमारे पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटेशन है। आप किसी चीज को ऊपर फेंको, कहां जाएगा? नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? ग्रेविटी कहां पैदा हुआ है? वो कोर के कारण। कोर ही क्या पैदा करके रखा है? ग्रेविटी। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु है जिसका मास है, उसका वजन है, उसके में क्या रहेगा? ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं चंद्रमा। भारत पृथ्वी से क्या है? वो छोटा है, तो वहां का ग्रेविटी क्या रहेगा? यहां से कम रहेगा। देखिएगा चंद्रमा में चलते हैं तो लोग लगता है कि उछल रहे हैं, क्योंकि वहां का ग्रेविटी कैसा है? कम है ना। यहां जैसे 9.8 है, पृथ्वी का ग्रेविटी कितना है ना? जी का वैल्यू कितना है? 9.8। तो वो वहां पे कम मिलेगा आपको। आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं मंगल ग्रह की, अभी मान लो मंगल ग्रह में हम लोग पहुंच जाते हैं, इंसान लोग, आपको क्या लगता है ग्रेविटी क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। जितना बड़ा पिंड उतना ज्यादा ग्रेविटी। आप समझ पाए? चंद्रमा हमसे छोटा है तो उसका ग्रेविटी कम है, पृथ्वी उससे बड़ा है तो उसका ग्रेविटी ज्यादा है, मंगल पृथ्वी से भी बड़ा है तो उसका ग्रेविटी और ज्यादा होगा। मतलब एक पैर ऐसे उठा के दूसरा पैर ऐसे रखने में आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, उसके बाद है आंतरिक कोर, और सबसे जो भीतरी कोर होता है, सबसे भीतरी कोर पृथ्वी का केंद्र, ठोस और अत्यंत गर्म। ये लगभग आपका कितना रहता है? 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म रहता है। क्लियर है क्या? चलिए अब जानते हैं चट्टान के बारे में, क्योंकि बेसिकली हमारा भूगर्भिक संरचना किसके ऊपर है? चट्टानों का अध्ययन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चट्टानों को समझने से पहले मैं बेसिक आपको बता रहा, चट्टान होते क्या है, कैसे वो होते हैं। ठीक है, अब जो चट्टान है याद रखिएगा, एक से अधिक खनिजों से निर्मित ठोस पदार्थ होता है। एक चट्टान में बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक चट्टान में एक ही खनिज मिले। एक या एक से अधिक खनिजों का से निर्मित ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? चट्टान। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय वन और मोर मिनरल। अब इसमें देखिए इसका जो आकृति है वो ठोस और कठोर होगा। कोई भी चट्टान लेते हैं आप, पत्थर लेते हैं, पत्थर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? चट्टान, रॉक को ही, है ना। उसका आकृति कैसा रहता है? ठोस रहता है, कठोर रहता है, और प्राकृतिक रूप से वो निर्मित रहता है। चट्टान को घर में बनाते हैं क्या? क्लियर है? अब देखिए चट्टानों के अध्ययन को हम लोग एक नाम देते हैं, वो है पेट्रोलॉजी। जैसे जीव विज्ञान को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है, वैसी आपके चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। क्लियर रहेगा? इस पेट्रोलॉजी में क्या करते हैं? तो चट्टानों की जो संरचना होती है, ठीक है, उसकी आकृति होती है, उसके जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसके संगठक होते हैं, वो सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सारा चीज जो अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में आपको स्टार्टिंग में ही समझाया हूं, लेकिन आप लोग को ये फोटो के माध्यम से, जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वॉल्केनिक वो हो रहा है,
इरप्शन, तो उससे हमारा एक चट्टान बना। कौन सा चट्टान? आग्नेय या इग्नियस रॉक बताया था। धीरे से वो क्या हुआ, उसमें सेडिमेंट, तो क्या बना? सेडिमेंट्री। अब वो ताप और दाब के कारण उसका क्या हो गया? मेटामॉर्फिक हो गया, काया या रूप बदल गया, तो उसको क्या बोले? मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक जो चट्टान है धीरे से वो मान लो लावा में गिर गया, समय के साथ पहुंच गया जमीन के नीचे, तो वो कितना भी कठोर चट्टान रहे, मेटामॉर्फिक रहे, वो क्या होगा? किस में बदल जाएगा? गर्म लावा में। लावा फिर से कहा? ज्वालामुखी के माध्यम से फिर निकलेगा। तो इस साइकिल को कहा जाता है रॉक साइकिल या फिर चट्टान चक्र। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला देखते हैं चट्टानों का निर्माण। देखिए आपका जो चट्टान है प्रायः दो प्रकार के होते हैं, तीन अलग अलग होते हैं ना। एक होता है क्या? आग्नेय चट्टान, जिसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, मतलब जो भी इंटरनल फोर्स रहेगा पृथ्वी का उसके कारण। और दूसरा जो होता है वो आग्नेय चट्टान के अपक्षय अपर्दन से होता है। जैसे कि आपका कौन सा? एक होता है अवसादी और दूसरा होता है कायांतरित या रूपांतरित। तो बेसिक आपको पहला जानना है कि कौन कौन से दो प्रकार के होंगे। एक जो मूल रूप में होगा वो कौन सा है? आग्नेय। और मूल रूप के परिवर्तित रूप कौन कौन से हैं? अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको भी मैं बताया हूं, याद रखिएगा। जो अंदर में, अंदर और बाहर बताया था, आग्नेय चट्टान अगर पृथ्वी के अंतर में है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी आग्नेय। ठीक है, और अगर वो पृथ्वी के बाहर में है तो बाह्य आग्नेय चट्टान है। क्लियर है क्या? अब अंतर वाले को पातालीय और मध्यवर्ती बोलेंगे। पातालीय मतलब सबसे नीचे रहेगा, जो मतलब उसके पास पहुंचना कठिन है, 5 किलोमीटर नीचे रहेगा, खोद के आदमी निकाल नहीं सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? पातालीय। आपको मैं बता दूं, इसके लिए रसिया जो है, रूस, एक समय में रिसर्च किया था 12 किलोमीटर एग्जैक्टली, कि जमीन के नीचे क्या है, खोदते गए उन लोगों का मशीन उसके बाद काम करना बंद कर दिया। 12 किलोमीटर तक हाईएस्ट खुदाई हुआ है जमीन का, और बहुत बड़ा वो था ना होल, ऐसा नहीं कि छोटा सा ये आपका ट्यूबवेल वाला होल नहीं था, उनका अच्छा खासा रेडियस वाला था, बड़ा मशीन लगा था। तो 12 किलोमीटर तक खुदाई हुआ, उसके बाद मशीन भी वहां पे काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और वो हम लोग भूपर पट्टी जो क्रस्ट देखे थे, याद होगा आपका, 200 किलोमीटर का है ना, वो अपर वाला ही 75-76 है, उसके नीचे फिर और लेयरिंग है। तो उतना भूपर पट्टी का आप सोचिए, 76 किलोमीटर भी आप लेते हो तो उसमें से 12 किलोमीटर किए हैं तो कुछ नहीं किए हैं। पृथ्वी का रेडियस तो कई 100 किलोमीटर है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये भी मैं आपको चीज बता चुका हूं, यही रॉक साइकिल। पहले इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट होंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, सेडिमेंट्री का क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक बनेगा, रूपांतरित होगा, और वही माग्मा में परिवर्तित होकर आगे फिर इग्नियस बनाएगा। क्लियर है? ये रॉक साइकिल में पहले बता चुका हूं, प्रकार भी मैं बता चुका हूं। अगला देखते हैं हम लोग, पहला चीज आग्नेय या फिर इग्नियस रॉक। 3 प्रकार के बताया था। इग्नियस रॉक के बारे में क्या क्या फैक्ट बताया हूं मैं आपको। पहला जो फैक्ट है वो आपको पता है कि आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, और इग्निस का अर्थ क्या होता है? अग्नि या फायर। ठीक है, द वर्ड इग्निस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। ठीक, इस ये आपका देखिए आग से ही निकल रहा है, ज्वालामुखी ही आपका क्या निकालेगा? लावा निकालेगा, माग्मा निकालेगा, और वो ठंडा होकर क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित माग्मा या लावा जब ठंडा होकर ठोस बन जाता है तब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें आपके एग्जांपल में आपको क्या बताया था? ग्रेनाइट, उसके अलावा बेसाल्ट। बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से ही याद रखिएगा काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टान। पूछा जाता है ये काली मिट्टी किससे बनती है? बेसाल्ट। काली मिट्टी जो है वो पता है ना आपको, उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, इसलिए पता आपको रखना है कि बेसाल्ट चट्टानें जो है ये काली मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं, इन्हीं से होता है। ठीक है, अब जो प्राथमिक चट्टानें, इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, इसकी क्या खासियत है? तो पहला चीज मैं आपको बताया था, सबसे कठोर है। ग्रेनाइट कैसा रहता है? कठोर रहता है, रवेदार और परतहीन है, क्रिस्टलाइन है और नॉन लेयर्ड है। लेयर हो गया क्या इसमें? सेडिमेंट्री में लेयर होगा ना, ये तो लेयर नहीं होगा, डायरेक्ट पत्थर जम रहा है। आपका माग्मा किस में बन जा रहा है? पत्थर में। उसमें लेयरिंग मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भौतिक अपक्षय अधिक प्रभावी। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे पानी गिरा, धूप किया, पानी गिरा, धूप किया,
ऐसी कई सौ साल तक चल रहा है, अलग अलग सीजन। तो उसके कारण वो चट्टान जो है धीरे धीरे क्या होती है, अपना रूप बदलते जाती है। क्लियर है? ठीक है, अगला है विविध रंगों वाले। इसमें भी आपके वैरायटी मिलते हैं। आप देखिएगा ग्रेनाइट भी अलग अलग कलर का आपको ग्रेनाइट देखने को मिलता है। ठीक है, काले कलर का, सफेद कलर का, वो भी क्या रहते हैं, डॉटेड रहते हैं, अलग अलग पैटर्न के रहते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा दूसरा नाम मिलता है हमको, कौन सा, सेडिमेंट्री या अवसादी। बेसिक ओवरव्यू आपको बता दिया हूं। ठीक है, अवसादी चट्टानें कैसी चट्टानें होंगी, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें जो आग्नेय अवसादी का अंतरित है, इनके अपक्षय और अपर्दन के जमाव के फलस्वरूप होता है, लेयर में जमता है। ये कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा इसमें आपको मिलेगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। चूना पत्थर आप जानते हैं लेयर में रहता है, बलुआ पत्थर लेयर में रहता है। ठीक है, कोयला लेयर में रहता है। बलुआ पत्थर कौन सा है आपको मैं बता दूं, जो आपका लाल किला है। लाल किला किससे बना है, सैंड, रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, तो वो कैसा चट्टान है, अवसादी है, सेडिमेंट्री है। क्लियर है? हाँ, इसमें एक प्रोसेस है सीली भवन। क्या, सीली भवन, लिथिफिकेशन कहा जाता है। देखिए मान लो कोई सेडिमेंट है, चूरा है, पत्थर धीरे धीरे क्या हुआ, चूरा बन गया। वो चूरा क्या होगा, प्रेशर में धीरे धीरे, एक बार की बात नहीं हो रहा है, धीरे धीरे तो क्या होगा, जमते जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, संकलन होगा, और लास्ट में क्या होगा, सीमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। आप लोग सब लोग कूलर यूज करते हैं, कूलर करते हैं ना। कूलर में पानी भरते जाते हैं हर साल, 1 साल 2 साल 3 साल। देखिएगा व्हाइट एक अलग से लेयर जम जाता है। उसको मार के निकालेंगे तो एक तो पतला सा पपड़ी टाइप का निकलता है, जो कठोर रहता है पत्थर की तरह। बेसिकली वो चूना रहता है, पानी में मौजूद चूना धीरे धीरे जमते जाता है। देखे है ना ये चीज, पानी की टंकी में आप लोग देखे होंगे वो चीज। तो वो क्या है, सेडिमेंट है ना, लेयर बाय लेयर वो जम रहा है। एक दिन में उतना मोटा जम गया क्या। या दूसरा, अगर ठंडी के मौसम में आप लोग यूज करते हैं वाटर हीटर, उसमें भी व्हाइट का वो लेयर जम जाता है। 2 माह यूज करो, उसके बाद उसको तोड़ना, ऐसी अलग से पूरा लेयर मोटा मोटा निकलेगा, और वो चट्टान की तरह मजबूत हो चुका रहेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं। ये जो घटना है वो कई सौ साल चलती है। मैं फिर से बता दूं, मतलब 2 दिन की घटना नहीं है कि कोई सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते रहता है, और उसके कारण जो एक चूर्ण रहता है, चूरा रहता है, वो क्या बन जाता है, अवसादी चट्टान। क्लियर है? याद रखिएगा जो हमारा भूपटल है उस पे लगभग 75% जो होता है वो अवसादी चट्टान पाई जाती है, जबकि इसका निर्माण में योगदान मात्र 5% है। पृथ्वी अगर देखें तो पृथ्वी का 5% क्या है, अवसादी है। लेकिन हमारा जो भूपर पट्टी है, मतलब ऊपर का क्रस्ट जो है, उसमें 75% कौन से प्रकार की चट्टान मिलेगी, अवसादी। ठीक है, सेडिमेंट्री। क्लियर है क्या? हवा हवा में जा रहा है, ज्यादा ऊपर हो जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या रहेंगे, ये परतदार होंगी, लेयर बाय लेयर। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, लेयर डिपोजिशन मिलेगा। दूसरा, जीवाश्म और छिद्र पाए जाते हैं। आपको बताया था कोयले में भी आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म। अब जीवाश्म बने क्यों थे, तो आपको घटना याद होगी, अगर डायनासोर वाला घटना अगर देखें तो 2 टाइप के, हाँ जी, नहीं चींटी नहीं, मैं अब एक्चुअल आ रहा हूं। चींटी तो आप लोग को समझाने के लिए मैं बताया था ना। ठीक है, अब चींटी नहीं मार रहे, आप ओरिजिनल डायनासोर मारते हैं। उस समय याद रखिएगा जब डायनासोर थे उस समय क्या हुआ था, एक तो उल्का पिंड आया, है ना। उल्का पिंड आया तो वो न्यूक्लियर वो टाइप का वो हो गया। हमारे यहाँ जितने बड़े जीव थे सब मर गए, आपको पता होगा।
डायनासोर जो थे वो अंधे हो गए, उतना प्रकाश था उल्का पिंड का, ठीक है, और उसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए, नहीं बच पाए, मर गए। और जो बचे हुए थे वो गर्मी और भूख से मर गए, ठीक है, कुल मिलाकर सब मर गए। छोटे छोटे जो मैमल्स थे वो बस बचे, जो बाद में चलकर इंसान बनेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या थे, मैमल्स थे, अभी भी मैमल्स ही हैं। उसमें छोटा रूप था हमारा, चूहे के प्रकार का था, ठीक है। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और उसके बाद होमो सैपियंस अलग अलग प्रोसेस से पहुंचा और उसके बाद आदमी बना ना। अब ये जो घटना चल रही है इसमें डायनासोर जब मरेंगे तो उस समय भी पेड़ पौधा हुआ करते थे, होते थे पेड़ पौधे। लोग जमीन ऐसे हो गया तो पेड़ पौधे जितने थे वो क्या हो गए, दब गए। पेड़ पौधे में तो लकड़ी था ना, वो दब गए। समय के साथ साथ दबे दबे पृथ्वी के टेम्परेचर से दबते दबते वो क्या किस में परिवर्तित हो गए, चट्टान में बदल गए, ठीक है। वहीं से हमको क्या मिलेगा, कोयला। और जो डायनासोर या जीव जंतु थे, कई लोग समुद्र के अंदर दब गए, वो नीचे से ऊपर समुद्र बन गया, ऐसे जाके समुद्र में नहीं दबे, वो दबा, उसके ऊपर में समुद्र आ गया और वहां के दाब और ताप से वो क्या हो गए, लिक्विड फॉइड हो गए, लिक्विड में बदल गए, सड़ के। और वो लोग क्या बने, पेट्रोलियम, है ना, आपका क्रूड ऑयल। वहीं से फिर आपको वैसलीन मिलेगा, डीजल मिलेगा, कैरोसिन मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। आप जितना वैसलीन जो लगाते हैं वो भी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको। इवन आपका डामर जो है वो भी कहां से मिलता है, क्रूड ऑयल से ही मिलता है। तो एक जो पक्ष था वो दब कर क्या बना, चट्टान का रूप लिया, एक लिक्विड का रूप लिया। अच्छा, जो वो लोग सड़े हैं, सड़ के एक तो कचरा बनाए ना, ऊपर गैस भी बनेगा, वहां क्या मिलेगा, नेचुरल गैस। आप समझ पा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें हमारा, अभी हम लोग लकड़ी वाले को लेते हैं, पौधों को, वो लोग क्या बनाए, पौधे पौधे कोयला बनाएंगे ना, समय के साथ साथ दबते। तो ये कैसे रॉक हैं, इसमें क्या मिल रहा है, पौधों के अवशेष मिल रहे हैं, जीव जंतुओं के अवशेष। तो ये कैसे होंगे, फॉसिल वाले होंगे, ठीक है, मतलब इसमें जीवाश्म भी पाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही एक ऐसी होती है, मुलायम होती है। आपका चूना पत्थर देखिएगा, ऐसे हाथ से तोड़ सकते हो ना, लेयर को ऐसे तोड़ सकते हो आप, उतना कर सकते हो, क्योंकि लेयर है, ऐसे पकड़े और खींच दिए टूट जाएगा। ग्रेनाइट को तोड़ के बताना, हाथ टूट जाएगा, लेकिन ग्रेनाइट नहीं टूटेगा हाथ से फिलहाल, है ना, ठीक है। इसमें समुद्री तरंगों की तरह चिन्ह पाए जाते हैं, जो ये वाला रहता है आपका कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या मिलेंगे, अलग अलग तरंगों के चिन्ह मिलेंगे, ठीक है, फॉसिल्स मिलेंगे। और साथ ही ये हॉरिजॉन्टली डिस्पोज होता है आपका, इसका जो भी डिपॉजिट होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब एक लेयर बना, उसके ऊपर में फिर लेयर फिर लेयर फिर लेयर, तो उसको आप खोलते जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे लेयर आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बहुमूल्य खनिज जैसे कि कोयला, जीवाश्म ईंधन, जिसको हम लोग आप क्रूड ऑयल बोल सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें मिलती हैं, अवसादी चट्टानों के अंदर मिलती हैं। क्लियर है क्या। अगला होता है मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित चट्टाने। मेटामॉर्फिक चट्टाने कौन सी चट्टाने होंगी, जो समय के साथ ताप और दाब के कारण, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या करे, अपना रूप बदल दे, ठीक है। देखिए, अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आग्नेय, अवसादी आदि चट्टानों की संरचना, संगठन और गुणधर्मों में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। उससे जो निर्मित चट्टान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित या कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक। क्लियर है क्या। अब देखिए, जैसे आपका देखेंगे नीस है, ग्रेफाइट है, संगमरमर है। ग्रेफाइट किससे बनता है, कोयला से। आपको पता होगा कोयला कुछ समय, मतलब एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब के बाद कोयला किसमें बदल जाता है, ग्रेफाइट में। और एक निश्चित ताप और दाब के बाद फिर वो किसमें बदल जाता है, हीरा में बदलता है ना। देखिए सोचिए, कोयला, एक कोयला मान लो, एक तो सिंगल कोयला लोगे, कितना होगा उसका रेट, 5 रुपए 10 रुपए, सिंगल कोयला छोटा सा। अरे उसका बहुत अमाउंट नहीं होगा, चलो 100 रुपए मान लेते हैं। वो उतना बड़ा ग्रेफाइट लेते हो तो शायद वो 500 रुपए होगा। अभी कैलकुलेशन में ऐसा बता रहा हूं कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो। कोयला मान लो इतना बड़ा है, वो 100 रुपए का है, थोड़ा उतना ही बड़ा ग्रेफाइट लेते हैं तो वो 500 का है। सेम इतना बड़ा आप हीरा लोगे तो, आप समझ पाए, ताप और दाब
मैटर नहीं कर रहा है, यहां मैटर कर रहा है कई सौ साल, तब जाके वो चीज बन पाया है ना, इसीलिए उसका रेट उतना ज्यादा है। कुछ अलग से रहता है क्या, हीरा पानने से कुछ होता है नहीं, लेकिन वैल्यू किसका है, टाइम का, कितने टाइम बाद ये जाकर बनता है, इसलिए उसका वैल्यू है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। आपका संगमरमर भी ऐसा है, चूना पत्थर किसमें बदल जाता है, संगमरमर में। ताजमहल किससे बना है, मार्बल से बना है, संगमरमर, ताजमहल संगमरमर से बना है ना। ठीक है। ये जो चट्टाने होती हैं इनकी कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है, इसमें जीवाश्म क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। सीधी बात है, टेम्परेचर आ रहा है तो वो जो भी फॉसिल रहेगा वो जल वल के गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। और याद रखिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, अपने मूल चट्टानों के जो भी भौतिक रासायनिक गुण रहते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, उनके गुण को ये फॉलो नहीं करेंगे। अगला आता है आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मेरे ख्याल से मैं इसको समझा चुका हूं, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं। ये जो है ये किस में बदलेगा, आग्नेय में, आग्नेय से किस में जाएगा, अवसादी में, अवसादी से किस में जाएगा, आपके कायांतरित में, और फिर वो माग्मा बन के फिर से परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला है हमारा चट्टान, और यहीं से नहीं, रॉक साइकिल ही बोलते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, इसी को पहले समझा दे रहा हूं, समझिए। ये है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है उद्गार ज्वालामुखी का, किसका, ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी का लावा जो है या माग्मा जो है वो ठंडा होकर एक चट्टान बनाएगा। इस चट्टान को क्या बोलेंगे, आग्नेय, या एक और चट्टान बनाता है लावा के ठंडे होने से बनता है, वो कहलाता है बेसाल्ट। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट लावा ठंडा होगा तो वो बेसाल्ट है, जमीन के अंदर ठंडा होगा तो आग्नेय है। ठीक है, अब ये आग्नेय चट्टानें समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती है, अपना रूप बदल लेती है। इसमें सेडिमेंट्स आ जाते हैं, इसमें फॉसिल्स आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कौन से प्रकार की चट्टान बोलेंगे, सेडिमेंट्री या फिर अवसादी। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लावा से अवसादी बन रहा है क्या, नहीं बन पाएगा, इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट लावा से बन रहा है तो वो अवसादी है ही नहीं, वो क्या है, या तो इग्नियस है या बेसाल्ट है। क्लियर है क्या? तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के बाद ही बन सकता है अवसादी। अच्छा, ये जो आग्नेय है या अवसादी है, दोनों अलग अलग प्रकार की चट्टानें, इसका भी ताप और दाब के कारण रूप परिवर्तित हो सकता है। डायरेक्ट आग्नेय से किसमें जा सकती है, मेटामॉर्फिक में, रूपांतरित में, या अवसादी जो है सेडिमेंट्री है, वहां से भी किसमें जा सकती है, मेटामॉर्फिक में। और जब ये जाएंगे तो ये कौन सी प्रकार की चट्टानें बनाएंगी, रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक। क्लियर है? अब ये मेटामॉर्फिक रॉक, इन तीनों को पकड़ो, आग्नेय चट्टानें भी मान लो ऐसे पकड़े कोई आदमी ने चट्टान को और उसको किसमें डाल दिए, लावा में, पिघल जाएगा वो। इतना टेम्परेचर है, पत्थर को फिर से पिघाल देगा और वो माग्मा में मिल जाएगा। सेडिमेंट्री जो रहेगा उसको डाल दिया ऐसे पकड़े, और हम लोग स्वयं से नहीं डाल रहे हैं, प्रकृति डालती है उसको, धीरे से उसको वहां भेज देती है। ठीक है, अवसादी जो भी रहेगा सेडिमेंट्री, उसको अगर हम लोग लावा में डाल देते हैं तो वो क्या होगा, उसका जो भी फॉसिल्स रहेगा वो खत्म हो जाएगा। इसका इवन टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि ये चट्टान पिघल कर क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा, कोई लेयर बचेगा क्या। और रूपांतरित को भी अगर हम लोग इसमें डाल दें तो सेम चीज होगा। साइकिल चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना, वही माग्मा, माग्मा का कमी हो रहा है क्या हम लोग को, लावा का कमी तो नहीं है। हमारे मेंटल में इतना लावा है कि हम लोग पूरा और कई कितना बड़ा बड़ा पर्वत निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे भूमि का जो तापमान है वो कम होते जा रहा है। आप लोग देखिएगा, पहले भारत में, भारत के पास दो ठो ज्वालामुखी थे, कितने, एक का नाम था बैरन और दूसरे का नाम है नारकुंडम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं बैरन और नारकुंडम। अभी हमारे पास एक ही ज्वालामुखी है जो क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। एक क्या हो चुका है, खत्म हो गया, बुझ गया ना, वहां से नहीं निकल रहा लावा। वो घटना क्यों होती है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए खाना बनाते हैं आप लोग, कुकर देखे हैं, कुकर में सीटी क्यों आता है,
मैं मान लो 2 ठो कुकर रखा हूं, एक ठो में उतना 1 गिलास पानी रखा, दूसरे में 1 गिलास पानी रखा, दोनों को जो आपका चूल्हा रहता है उसमें रख दिया, एक में चूल्हे का बटन ऑन किया, एक में ऑन करना भूल गया, सीटी किस में देगा? क्यों? वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो पानी है वो खौलेगा, उसके बाद जल वाष्प बनाएगा और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। आप समझ पा रहे हो? और ठंडा वाला तो ऐसे ही रहेगा। आप समझ पाए? तो ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है? भूमि के अंदर में खौल रहा है, तो उसको तो चाहिए ना एक पात कि वो अपना जो गैस है, अपना जो खौलता हुआ है उसको बाहर निकाले, वहीं से ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, और रास्ता को ब्लॉक कर दो तो कहीं और फोड़ देगा, जहां उसको लगेगा कि ये, जैसे आपका देखिएगा कुकर फटता है, जहां कमजोर हिस्सा रहता है उसमें से फटकर निकल जाता है गैस। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या रॉक साइकिल? आपका जो डाउट था हो गया ना? आगे बढ़े। जो चट्टाने हैं इसको बेसिकली हम लोग 4 भाग में, अलग अलग काल के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? सबसे पहला आता है आद्य महाकल्प। कौन सा महाकल्प? दूसरा आता है पुराण महाकल्प, तीसरा आता है आपका द्रविडियन महाकल्प, और चौथा आता है आर्य महाकल्प। ठीक है, कौन कौन सा? आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविडियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। अब महाकल्प क्या होते हैं? तो कुछ नहीं, एरा है, अलग अलग एरा। जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा ट्रायसिक एरा, जुरासिक एरा, सुने हैं ना? हिंदी रूपांतरण रूप है ये क्या? एरा का महाकल्प। जुरासिक एरा में क्या हुआ था? डायनासोर लोग का समय था ना? ठीक है, वैसे ही पृथ्वी जब बनी है तो पृथ्वी के बनने से लेकर अभी हम लोग अलग अलग चट्टानों के निर्माण के काल के आधार पर हम लोग 4 एरा में बांट दिए हैं, 4 अलग अलग। कौन कौन सा एरा? आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविडियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। छत्तीसगढ़ का अब चालू हो रहा है ना यहां से। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो आद्य महाकल्प है यहाँ पे हम लोग के 2 टाइप के चट्टान मिलते हैं। एक होता है आर्कियन क्रम की चट्टाने और दूसरा होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। मतलब सबसे पुराना चट्टान कौन सा दिख रहा है आपको? पहले आर्कियन बना है, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होगा, उनका सेडिमेंटेशन होगा, तो वो क्या बनेंगे? धारवाड़। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का फिर से क्या होगा? अपक्षय अपर्दन, तो वो कौन सी? पुराण क्रम की चट्टानों में आएंगे। ठीक है, और आप इसके बाद बनाएंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी क्रम की चट्टानें? ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का फिर से अपक्षय अपर्दन होगा, तो वो कौन सी क्रम की चट्टान बनाएंगी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्यन क्रम की। अब ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन क्या होता है, कैसा होता है, सारा चीज बताऊंगा। पहले ओवरव्यू बता रहा हूं किसको कैसे बांटे हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं द्रविडियन महाकल्प। जो द्रविडियन महाकल्प हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते। क्लियर है क्या? ठीक है, आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प में याद रखिएगा जो सबसे पहला नाम मिलता है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और दूसरा नाम मिलता है वो है दक्कन ट्रैप। याद हुआ क्या? क्या क्या बांटे? सबसे पहले आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविडियन महाकल्प। ठीक है, उसके बाद आर्य महाकल्प। जो आद्य महाकल्प था उसमें हम लोग 2 भाग में बांटे, आर्कियन और धारवाड़। ठीक है, पुराण महाकल्प को फिर से 2 भागों में बांटे, कुड़प्पा और विंध्यन। विंध्यन को 2 भागों में बांटे, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। क्लियर है? अब आर्य महाकल्प को हम लोग 2 भाग में बांटे, गोंडवाना और, अब ये जो गोंडवाना है इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? अपर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। कितने भाग? अपर, मिडिल और लोअर। याद रहेगा? मैं आपको बता दूं जो ये मिडिल गोंडवाना है ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ क्या क्या मिलेगा? अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। तो हमारे यहाँ बेसिकली मिलेगा क्या? तो हमारे यहाँ मिलेगा आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान में ये छोड़ के ये सारा दक्कन ट्रैप। और क्लियर है? अब इसको कई लोग कोड बता देते हैं, कोड भी बता दे रहा हूं।
कोट क्या रहता है? आधा क्या कवि किसमें? गोद में। ऐसा कोट सब बताते हैं तो मैं भी बता दे रहा हूं। आ से, धा से, क से, वी से, गो से, द से, तो आधा कवि गोद में, ऐसे याद रख सकते हो। इतने ही चट्टानें छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये चट्टानों से पहले मैं आपको बेसिक बताया कि इग्नियस क्या होते हैं, सेडिमेंट्री, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वैसे ही बनते जाएगा। अब इसको एक ओवरव्यू ऐसी बता दे रहा हूं। जो आपका आर्कियन क्रम की चट्टान है ये सबसे पुराना रहेगा। सबसे पुराना चट्टान अगर आपको पूछे तो कौन सा है? और सबसे नया अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? याद रहेगा? क्रम ऐसा ही रखना है आपको। आधा कवि गोद में। सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा तो आपको मैं बता दूं, ऐसी ओवरव्यू बता रहा हूं क्योंकि समय हो चलाना। 50% कौन मिलेगा? आर्कियन हमारे यहां सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर याद रखिएगा 17%, सॉरी 25% कौन मिलेगा? क्या? कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, माफ कीजिएगा 25 नहीं है, ये 17 है। ठीक है, ये कितना परसेंट? 17। और 25% कौन मिलेगा? गोंडवाना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके देखेंगे आधा कवि गोद में तो ऊपर ऊपर वाला सबसे ज्यादा आपके टॉप 3 में आते हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें लगभग 3% मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको जितने धात्विक खनिज हैं, जैसे कि लोहा, जैसे कि टीन, कोरंडम, जो धातु जहां से मिलता है वो सारे खनिज आपको किस चट्टान में मिलेगा? इसमें। ठीक है, क्लियर है? ओवरव्यू समझ आया आधा कवि गोद में वाला? एक बार मेरे को इसको रिकॉल करा दीजिए, फिर हम लोग समअप करते हैं पूरा क्लास। चलिए, क्या क्या बांटे? 4 महाकल्प में बांटे। कौन कौन सा? आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविडियन महाकल्प और आर्य महाकल्प। आद्य महाकल्प को 2 भागों में बांटे, आर्कियन और धारवाड़। ठीक है, उसके बाद जो आपका पुराण महाकल्प है उसको भी 2 भागों में बांटे। कौन कौन सा? कुड़प्पा और विंध्यन। विंध्यन को 2 भाग में, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। द्रविडियन क्रम की जो चट्टानें थी वो हमारे यहां नहीं पाई जाती। आर्य महाकल्प को 2 भागों में बांटे। कौन कौन सा? गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। गोंडवाना को फिर से 3 भागों में बांटे। कौन कौन सा? अपर, लोअर और मिडल। ठीक है, कहानी क्लियर है? ठीक है, एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है और इस छत्तीसगढ़ में ये प्रकार की चट्टानें हमारी मिलेंगी और इसको हम लोग कल की क्लास में, ठीक है, चलिए ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।